नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। 14 एंकरों का बहिष्कार हो चुका है और अगली लिस्ट आने वाली है। हमने बोला था ना कि भाई लिस्ट अधूरी है, इसमें बाकी नाम तो है ही नहीं। हमने ट्वीट भी किया पवन खेड़ा को कि भैया फोन भी नहीं उठा रहे थे वो, क्योंकि ये अजीब सी लिस्ट है ना कि जिसमें आपने जो, अब आप सोचिए कि आपका सुदर्शन टीवी वाला आदमी लिस्ट में है नहीं और गौरव सावंत लिस्ट में है, जो कम से कम जो कुछ भी करता है थोड़ा नाप तोल के करता है। तो अब एक और लिस्ट आ रही है, लेकिन फिलहाल ये वीडियो उस लिस्ट के ऊपर नहीं है। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे, लोग अक्सर ये सवाल उठाते हैं, आपने देखा होगा कि साहब एंकर्स का बहिष्कार हो रहा है, मालिकों का कब होगा? बहिष्कार तो मालिकों का करना चाहिए। कुछ लोग लिख रहे हैं कि ये तो नौकरी कर रहे हैं, ये मालिक थोड़ी हैं, असली फायदा तो सरकार को जिनसे मिल रहा है उनसे मिल रहा है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस बहिष्कार में और मालिकों के बहिष्कार में क्या अंतर है और किस तरह से ये पूरा मीडिया का खेल आज आप समझ जाओगे कि लोग कहते हैं ना बिक गया, कभी जैसे हमने कुछ बोल दिया लोग कहते हैं बिक गए जी, कितने करोड़ आ गए आपके अकाउंट में, ऐसे सब लिख देते हैं। तो वो आप समझेंगे कि पैसे आते कैसे हैं और वो सारा खेल कैसे होता है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। मैं इसमें वो सारे वाले मामले नहीं बताऊंगा जो अडानी हिंडनबर्ग टाइप के, कि शेयर बाजार से किस तरह से खेल होता है, कहाँ से पैसा आता है, कौन किस तरह से, अखबार वालों को पैसा कैसे मिलता है, चैनल वालों को पैसा कैसे मिलता है, कैसे कोई एक सरकार अपने फेवरेट उद्योगपति से किसी अखबार में कुछ पैसे लगवा देती है या किसी चैनल में कुछ पैसे इन्वेस्ट करा देती है और उसके बाद में वो चैनल उस बोझ में दब जाता है। कई उदाहरण दूंगा, बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे कि राघव बैल हैं, उनकी कंपनी में पैसा लगाया था इस देश के उद्योगपति ने और बाद में वो कंपनी ही हड़प गए। उसी तरह से एनडीटीवी का भी हुआ कि एनडीटीवी में कुछ इन्वेस्टमेंट आई, वो पैसा वो चुका नहीं पा रहे थे, तो वो जो कर्जा था वो एक से दूसरे को बिकता रहा, बाद में अडानी साहब की भेंट चढ़ गया। तो मैं उस पूरे गणित में जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो सीधे सीधे होता है उस पर हम आएंगे। आने से पहले सबसे पहली बात, जब इन एंकरों पे बहिष्कार हुआ इनका, इस बहिष्कार के खिलाफ सबसे पहले निकलकर कौन आया? अगर आप देखेंगे तो एक एनबीडीए है, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, और उस एसोसिएशन ने आके एंकर्स की तरफ से ये मामला उठाया और बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे हमला है वगैरह वगैरह। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एनबीडीए है क्या, क्योंकि जब आप ये समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई कहाँ से ये प्रक्रिया आई और उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। ये संस्था मालिकों की संस्था है, इसमें रजत शर्मा हैं, इसमें अलग अलग चैनलों के हैं, कोई इनाडू टीवी वाले हैं, इसके अलावा न्यूज़ 24 के हैं, और पूरी लिस्ट लगा दे रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स नेटवर्क के हैं। वो सारे के सारे लोग जो चैनल चलाते हैं, मालिक, ये उनका संगठन है। तो जब आपके एक एंकर पे एक्शन होता है, या कहीं एक्शन क्या, उसका बहिष्कार होता है, बाइकआउट किया जाता है उसको, तो तकलीफ किसको हो रही है? मालिकों को हो रही है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि मालिकों को तकलीफ क्यों हो रही है। लोग कह रहे हैं कि मालिकों का बहिष्कार करना चाहिए। ये जो वो लोग हैं, इनको अगर जरा भी छुओगे तो दर्द मालिकों को होगा। थोड़ा सा मैं आपको अतीत में ले जाना चाहूंगा। सुधीर चौधरी, जिस मामले में तिहाड़ी लोग उनको कहते हैं, वो वही मामला था जो एक स्टिंग ऑपरेशन था, बार बार वायरल होता रहता है, जिसमें वो 100 करोड़ रुपए मांगने गए थे और वो 100 करोड़ रुपए ये कहकर मांग रहे थे कि भाई आप जो है वो देखो, हम आपके खिलाफ नहीं दिखाएंगे। वो कह रहा था ऐसा थोड़ी, आपने एक शो के अंदर 100 करोड़ ले, पता चला दूसरे शो में हमको ठोकना शुरू कर दिया, ये सब बातचीत हो रही है। बोले नहीं, चैनलों में से किसी पे भी आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा, हमारी कंपनी के सारी चैनलों में आप सेफ हो जाओगे, आप 100 करोड़ रुपए का हमको दे। तो वो 100 करोड़ रुपए कैसे मिलने वाले थे? अटैची में? नहीं। डब्बे में रख के? नहीं। फिर किस तरह से? वो 100 करोड़ रुपए के विज्ञापन मिलने वाले थे सुभाष चंद्रा के जी नेटवर्क को, यही था। तो विज्ञापन का जो खेल है वो सबसे बड़ा खेल है। अब इन एंकरों के बहिष्कार से मालिकों पे क्या फर्क पड़ता है, इसको समझने की जरूरत है।
दरअसल ये सब लोग जो एंकर्स हैं इसमें ज्यादातर ऐसे नहीं है, कुछ हैं कुछ नहीं है। ये वो लोग हैं जो अपने मालिक के लिए सभी प्रकार के कामकाज करने के लिए अधिकृत ठेकेदार हैं। बहुत सारे ग्रुप्स ऐसा नहीं करते हैं। अंजना ओम कश्यप को कहीं किसी का विज्ञापन मांगने नहीं जाना पड़ता, वो अपना काम करती हैं, उनकी कंपनी ऐसा करने को नहीं कहती है। लेकिन बहुत सारे एंकर्स बिजनेस मीटिंग कराना, मालिकों की मीटिंग कराना, जान पहचान कराना, मंत्री से मिलवा देना, इस तरह के काम श्वेता सिंह भी नहीं करती हैं, करवाते रहते हैं। तो मालिकों के लिए ये वो जरिया हैं जिनके जरिए मालिक रिसोर्सेस की तरफ जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो पैसा आता है वो कैसे आता है। इसको अगर आपको समझना है तो मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं। उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि ये अखबारों के उदाहरण नहीं दे सकता हूं, टीवी का उदाहरण मैं क्या दूंगा आपको। आप कुछ अखबारों को देखिए, पहले पन्ने पे बड़े बड़े विज्ञापन छपे होते हैं, 1 पेज 2 पेज 3 पेज। अब वहां तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार है, या आज ही की तारीख में जो एक विज्ञापन छपा है, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का विज्ञापन छपा है, पहले पन्ने पे, दूसरे पन्ने पे। इस देश के बड़े बड़े अखबारों में तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर दिल्ली में विज्ञापन क्यों दे रहा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी देश भर में अपना विज्ञापन छपवाते हैं। क्यों छपवाते हैं? और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हों, चाहे वो राजस्थान के हों, वो देश भर में मोटे मोटे विज्ञापन देते हैं। क्यों देते हैं? होता क्या है कि एक अखबार अगर आपसे विज्ञापन लेता है तो उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन होता है, और वो ऑब्लिगेशन ये होता है कि भाई अगली बार जब आप विज्ञापन लेने जाओगे और आपने कुछ छू चपड़ किया तो वो आपको मना कर देगा। कल ही मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इस हिंदुस्तान के 3 बड़े अखबारों के ग्रुप के विज्ञापन सरकार ने बंद कर दिए थे। उनका उत्पीड़न करने के लिए कह रहे हैं, या सजा देने के लिए कह रहे हैं, या प्रताड़ित करने के लिए कह रहे हैं। 3 ग्रुप बड़े बड़े कौन से थे? टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू और टेलीग्राफ। आप सरकार के खिलाफ ये करते हो, इसलिए आपके विज्ञापन बंद। विज्ञापन का खर्चा कितना है ये आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि ये आप अंदाजा मत लगाइए, बल्कि मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूं। और ये हमारे और आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सारा पैसा मेरी और आपकी जेब से जा रहा है। जो हमसे सरकार टैक्स वसूलती है, तो जब भी आप किसी आदमी से जो सरकार का वकालत करने वाला होता है उससे बात करिए, तो वो आपको 100 बात कहेगी। हाईवे कैसे बनेगा, सड़क कैसे बनेगी, गरीबों को अनाज कैसे मिलेगा, ये सब ड्रामा बोलेगा। लेकिन असली मुद्दे की बात पे नहीं आएगा कि भैया ये पैसा जो है इसका मिसयूज भी होता है और निजी हितों के लिए होता है। कैसे होता है अब समझिए। ये एक आंकड़ा है 2012 से लेके 22 के बीच में। दिल्ली कितना छोटा सा स्टेट है जिसकी कुल 2 करोड़ भी आबादी नहीं। आप जो है वो 2 घंटे 3 घंटे में पूरी दिल्ली पार कर सकते हो। 4200% खर्चा विज्ञापन का 10 साल के अंदर बढ़ गया, 2012 से 22 के बीच में केजरीवाल जी के। याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विज्ञापन में अपनी फोटो नहीं छापेंगे। तो केजरीवाल जी का विज्ञापन आता था जिसमें वो झाड़ियों में पेशाब करने की मुद्रा में खड़े हुए हैं और पीछे से कैमरा लगा हुआ है, और उसमें वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं ताकि ये ना कह सके कोई कि अपना चेहरा दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केवल प्रधानमंत्री का। फिर बाद में वो मामला सुप्रीम कोर्ट ने जब दोबारा अगली तारीखों में सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि हाँ, मुख्यमंत्री को ये अधिकार है। खैर, 160 करोड़ रुपए के एक साल में टीवी एड दिए हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने। 160 करोड़ रुपए के टीवी एड, खाली टीवी एड। इन टीवी एड का अगर आप ब्रेकअप देखें तो उसमें बड़ी संख्या में अलग अलग, खास तौर से नेटवर्क 18 उसमें सबसे ज्यादा पैसा लेने वाला था। दूसरे नंबर पे जी न्यूज था, तीसरे नंबर पे एबीपी था, चौथे नंबर पे इंडिया टुडे था, रिपब्लिक 5वें नंबर पे, ITV 6ठे नंबर पे और टाइम्स ग्रुप 7वें नंबर पे। यानी ये जो बड़े बड़े अंग्रेजी जो मीडिया ग्रुप्स हैं, उन्होंने किस तरह से पैसा सरकारों से लिया। अमाउंट लिखा हुआ है 28 करोड़ रुपए एक साल के अंदर यूपी गवर्नमेंट ने नेटवर्क 18 को दिए, अंबानी जी के चैनल को। इसी तरह से आप हिंदी में अगर आते हैं तो सबसे ज्यादा वहां भी न्यूज 18 को मिलते हैं, आज तक से भी ज्यादा। दूसरे नंबर पे आज तक को, तीसरे नंबर पे इंडिया टीवी को, चौथे नंबर पे जी न्यूज को, 5वें नंबर पे रिपब्लिक भारत को, एबीपी न्यूज को 6ठे नंबर पे, न्यूज नेशन को 7वें नंबर पे,
सुदर्शन न्यूज को भी 3 करोड़ रुपए मिलते हैं। अब आप इन चैनलों के बारे में चूंकि लोग ज्यादा जानकारी रखते हैं, तो आप इनको देख के अंदाजा लगा लीजिए कि भैया जिसको ज्यादा लोग देखते हैं, जिसकी टीआरपी ज्यादा है, उसको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। लेकिन पैसा उसको ज्यादा नहीं मिला है, ये एक और प्रमाण है। अंग्रेजी में अगर आप जाएं तो टाइम्स नाउ, ईटी नाउ और मिरर नाउ को 4,49,00,000 रुपए दिए गए। इसके अलावा वायन को मिला, रिपब्लिक टीवी को मिला, न्यूज एक्स को मिला, टाइम्स नाउ को मिला। तो ये जो पैसा है ना भाई साहब, ये पैसा जो खुले हाथ से बढ़ता है, ये मैंने आपको चैनलों का हिसाब बताया, अखबारों का अलग है। अगर मैं पूरा का पूरा हिसाब लगाने जाता हूं तो मुझे कोई एक जगह ऐसी मिलती नहीं है जहां पे सारे के सारे किस किस राज्य ने किस किस को कितने कितने पैसे दिए, इसका लेखा जोखा मिल जाए। अगर मिल जाता तो मैं आपके सामने रख देता। जो संसद में आंकड़ा दिया गया उसमें 6,491 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने 8 साल में मीडिया हाउसेस को विज्ञापन में दिए। मोदी सरकार ने ये खर्चा, जो सूचना मंत्रालय है सरकार का, आईएनबी मिनिस्ट्री, ये उसके द्वारा जो विज्ञापन दिए गए हैं, जो उनका अपना डीएवीपी दूसरी जो के जरिए दिए गए हैं, ये उसका हिसाब किताब है। इसके अंदर इंडियन ऑयल शामिल नहीं है, इसके अंदर भारत पेट्रोलियम शामिल नहीं है। ये जितने भी मोदी जी के फोटो आपको सब जगह देखते हैं, ये सारे केवल सरकारी विज्ञापन नहीं होते हैं। इसका 4-5 गुना आप और लगा लीजिए, जो पीएसयूज के जरिए विज्ञापन आता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जरिए विज्ञापन आता है, वो विज्ञापन इसमें नहीं दिख रहा है। 6,491 करोड़ रुपए कितने होते हैं पता है? तमाम सारे घोटालों की जो हम बात करते हैं, दिल्ली में कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, याद कीजिए। कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे जिसमें पूरा एक खेलगांव बना था, कई स्टेडियम बने थे, कई पुल बने थे, चौड़े चौड़े हाईवे बने थे, पूरी दिल्ली में डेवलपमेंट हुआ था, सड़कें बनी थी, सजा दिया गया था शहर को। उसमें भी जो खर्चा हुआ था वो 1,500 करोड़ का हुआ था। ये उस पूरे खर्चे का 4 गुना केवल अखबारों को दे रहे हैं। और अखबार में आप ये बताते हो हमने ये किया वो किया, वो अंग्रेजी का विज्ञापन। तेलंगाना में आप नीति चला रहे हो और वो नीति का विज्ञापन दिल्ली में दिखा रहे हो, तो आम आदमी को उस पूरी जानकारी को देने से क्या फायदा। लेकिन आपको जानकारी देनी नहीं है, आपको तो अखबार वाले के पास पैसे पहुंचाने हैं ताकि वो चुप रहे। अब आप सोचिए, ये जो एडवर्टाइजमेंट्स पे है, 8 साल में 6,491 रुपए खर्च किए। ये जो पैसे 6,491 खर्च हुए हैं, इसके अंदर 3,260 करोड़ रुपए खर्च किए इन्होंने टीवी पे और 3,230 करोड़ रुपए खर्च किए हैं अखबार पे। ये है मोटा मोटा, आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि कितना खर्चा सरकार कर रही है एडवर्टाइजिंग पे और विज्ञापन पे। ये जो विज्ञापन है जो ऑफिशियली दिया जाता है, 5 साल में अगर इसको करें तो सरकार ने 3,723 करोड़ रुपए विज्ञापनों पे खर्च किए हैं। यानी दिल्ली में अभी जो G20 का पूरा खेल हुआ था, हालांकि उस पर बहुत ज्यादा खुले हाथ से खर्चा किया गया है। आज वो पुराना जमाना तो है नहीं जिसमें मीडिया फाइल निकाल रहा है, खबर निकाल रहा है, भंडाफोड़ कर दे, खुलासा कर दे, वरना कॉमनवेल्थ गेम की तरह यहां पे भी बहुत कुछ आ जाता बाहर। लेकिन यहां अभी मोदी सरकार में खबर निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो मिलने को तैयार ही नहीं होते हैं। और उनके पास जब जाता है कोई पत्रकार जाता है तो जाने नहीं देते हैं, क्योंकि उन सब के ऊपर भी बहुत सख्त जासूसी चलती रहती है कि अगर वो किसी से मिले मीडिया वाले से, तो खबर प्लांट करने के चक्कर में उसको कहाँ खड्डे लाइन लगाया जाएगा। वो एक आईएएस अधिकारी बेचारा अपनी जिंदगी खराब करना नहीं चाहता है, तो खबरें बाहर आती नहीं हैं, जैसे कॉमनवेल्थ गेम के दौरान आई थी। वरना इतना काम नहीं हुआ है दिल्ली में कि कॉमनवेल्थ गेम्स का 3 गुना खर्च हो जाए। और अगर मान लीजिए, अगर आप कहेंगे कि साहब महंगाई भी तो हो गई है, तो फिर ये मान लीजिए कि 2010 से 23 के बीच में चीजों के दाम 3 गुने से ज्यादा बढ़ गए हैं। वो भी तब जब कॉमनवेल्थ जितना काम हो, काम तो यहां उसका आधे से भी आधा नहीं हुआ है। कितने निर्माण हुए थे उस दौरान, कितने डेवलपमेंट हुए थे, कितनी दुनिया भर के खिलाड़ी आए थे, उनके खेलने का इंतजाम, उनके खेलों का इंतजाम, सड़कों पर खेल हो रहा है, साइकिलिंग हो रही है, कहीं स्टेडियम में खेल हो रहा है, एक जगह हो रहा है, दूसरी जगह हो रहा है। कितना बड़ा इवेंट था वो। यहां तो 20 देशों के वही तो आए थे रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर आप मिलाएं तो
उससे भी ज्यादा जितना इन्होंने पूरा इस पे खर्च किया था, उससे भी ज्यादा पैसा विज्ञापन में सरकार खर्च कर चुकी है। अब आप इसको विज्ञापन पे सरकार ने खर्चा कर दिया पे मत देखिए, आप इसको ये देखिए कि जो आपका पैसा है वो अखबारों को दिया जा रहा है और चैनलों को दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि अखबार और चैनल अपना मुंह बंद रखें। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितना पैसा इन अखबारों को और मीडिया वालों को सरकार से मिलता है। और जब ये पैसा मिलता है, ये आपने केवल 6,400 कुछ करोड़ रुपए तो केंद्र सरकार के देखे हैं। देश भर में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वो मणिपुर का बीरेंद्र सिंह भी विज्ञापन देता है दिल्ली में, असम वाला भी देता है। वो सब लोग दिल्ली के अखबारों को विज्ञापन दे रहे हैं, और दिल्ली के अखबारों को ही नहीं दे रहे हैं, वो मध्य प्रदेश में भी दे रहे हैं, राजस्थान में भी दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी दे रहे हैं। तो ये पूरा की पूरी जो कीमत खर्च हो रही है, ये कीमत सिर्फ अखबार में विज्ञापन छपने की कीमत नहीं है, ये कीमत वो बोलने की भी कीमत है जो नहीं बोला तो विज्ञापन बंद हो जाएंगे। और यही से आपको पता लगता है कि दुनिया किस तरफ जा रही है। और अब ये जो बहिष्कार हुआ है, इस बहिष्कार के बाद में सबसे ज्यादा मिर्ची अगर मालिकों को लग रही है, या इन लोगों को लग रही है, या फिर एक खास पार्टी को लग रही है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा उस बहिष्कार का एक मैसेज आ रहा है कि वो पार्टी कर रही है, तो आप समझ सकते हैं। कुछ राज्यों के बारे में नाम नहीं लूंगा, उन राज्यों में अगर आप चैनल चलाते हैं तो आपको जो चैनल चलाने का खर्चा है उसका आधा पैसा सरकार विज्ञापन के तौर पे देती है, और उस फंडिंग के जरिए आप चैनल चलाते हैं और साथ में आपके एंकर्स भी तोते की तरह बोलते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, और एनडीटीवी अब एक व्यापारी चैनल बन चुका है। तो एनडीटीवी ने इन दोनों राज्यों में एक एक चैनल भी अपना लॉन्च कर दिया है, और उसके पीछे भी मकसद वही है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विज्ञापन लेना, और चुनाव के दौरान भी मोटा फंड इकट्ठा करना, और उसके जरिए चैनल चलाना। लेकिन इस पूरी चीजों के बीच में प्रायोरिटी क्या है, क्या प्राथमिकता है? प्राथमिकता है तो धन बटोरना है। कहीं किसी को महंगाई से कोई फर्क पड़ रहा है, कहीं किसी को बेरोजगारी से कोई फर्क पड़ रहा है, कहीं किसी को किसानों से कोई फर्क पड़ रहा है, कहीं किसी को किसी भी एक ऐसे आदमी से कोई फर्क पड़ रहा है जिसने चैनल को धन नहीं दिया है। यानी चैनल की पूरी इकोनॉमी जो है, पूरा अर्थशास्त्र चैनल का जो है, वो जिन जेबों से चल रहा होता है, जहां से मोटी रकम आ रही होती है, चैनल हो अखबार हो, उनका पूरा ध्यान अपने उन क्लाइंट्स की सेवा में लगा रहता है। उनकी खबरों का ओरिएंटेशन भी वो होता है। अब आज अगर देश भर में बहुत सारी बीजेपी की सरकारें हैं, यूपी की सरकार कितनी स्पेंडिंग्स कर रही है, कभी देख लीजिएगा जाके चैनल पे, आधे घंटे का पूरा सुबह चल रहा होता है शो, उत्तर प्रदेश सरकार के महिमा मंडन पे स्पॉन्सर्ड। तो वो आपकी मेरी बात क्यों करेंगे? मेरा चैनल तो जनता के पैसे से चलता है ना, और इस बात पे चलता है कि लोगों ने देखा और उस पे विज्ञापन दिखे, और विज्ञापन यूट्यूब ले रहा है, मैं नहीं ले रहा हूं, तो मैं किसी भी तरह से उसके दबाव में नहीं हूं, इसलिए मेरा चैनल निर्भीक होकर चल रहा है। इनके चैनल, इनका जो बिजनेस मॉडल है वो ऐसा है जो कि गुलामी से भरा है, क्योंकि ये अगर गुलामी नहीं करेंगे तो इनका वजीफा बंद हो जाएगा। इस मामले में भारत का मीडिया पाकिस्तान के मीडिया के मुकाबले कम आजाद है। पाकिस्तान में जो बिजनेस मॉडल है, वो बिजनेस मॉडल ये है कि वहां पे विज्ञापन पे आधारित अर्थव्यवस्था चैनलों की और अखबारों की नहीं है। वहां पे सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, यानी आप अखबार खरीदोगे तो आप ही पैसे दोगे, या आपको 2 रुपए में अखबार दे जाएगा और फिर जाके वहां पे बोलेगा देखा मेरे 2 लाख अखबार बिकते हैं, अब मुझे विज्ञापन दो मोटा वाला, और वहां से पैसे वसूलेगा। तो आपको सस्ता अखबार नहीं दे रहा है, वो आपको बेच रहा है जाके किसी और को। इसी तरह से टीवी के मामले में है। पाकिस्तान में आपको महंगा अखबार खरीदना पड़ता है, टीवी पैसे देके देखना पड़ता है। तो वहां का जो मीडिया है उसका कमिटमेंट आम जनता के लिए ज्यादा है।
वहां पे जो संपादकीय विभाग है, जो एडिटोरियल है, वो पावरफुल है। वहां के एडिटोरियल के जरिए ही वहां के अखबार की नीतियां तय होती हैं। और इसीलिए पाकिस्तान का अगर एक आतंकवादी कसाब भारत आता है तो पाकिस्तान का ही अखबार, सरकार खंडन करती रहती है कि नहीं हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, और वो जाता है उसके गांव में और स्टिंग ऑपरेशन करके लाता है कि नहीं ये पाकिस्तान का ही लड़का था जो भारत में लोगों को मार रहा था। ये आज़ादी अगर हमारे देश में कोई मीडिया हाउस ले लेगा तो उसको देशद्रोही कह के मार देंगे। तो ये जो फ्रीडम का अंतर है, दूसरी चीज़ों का अंतर है, वो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। और इसी के जरिए आप ये समझ पाएंगे कि मालिकों का बहिष्कार और एंकरों का बहिष्कार कहीं ना कहीं एक जैसी बात है, लेकिन मालिकों का बहिष्कार सिर्फ विज्ञापन से किया जा सकता है, उनके आर्थिक सप्लाई रोकने से किया जा सकता है, उनको पैसे की सप्लाई रोकने से किया जा सकता है, जो कि अभी ये इंडिया गठबंधन करने की हालत में नहीं है। लेकिन मोदी सरकार के पास में पैसे हैं जिनको वो रोक सकती है, यूपी सरकार रोक सकती है, या तेलंगाना सरकार भी रोक सकती है। जिन जिन सरकारों का विज्ञापन अखबारों को मिलता है, सिर्फ उन्हीं के दबाव में आएंगे वो, और उन्हीं का बहिष्कार चलेगा। इनका बहिष्कार वहां पे काम नहीं करेगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।